नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, क्या हो अगर एक दिन आप अपने बचपन के सबसे करीबी दोस्त का नाम भूलने लगें और धीरे धीरे पूरा गांव उसे भूल जाए जैसे वो कभी था ही नहीं। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमय यात्रा के लिए जहां नाम सिर्फ पहचान नहीं बल्कि अस्तित्व की बुनियाद होते हैं। सर्दियों की ठंडी सुबह थी, कोहरा चारों ओर फैला था, सूरज की रोशनी तक धुंध के घने पर्दे को चीरने में नाकाम हो रही थी। मैं अपने घर की पुरानी संदूक खोज रहा था जिसमें मेरी बचपन की यादें बंद थीं। फटी हुई कॉमिक्स, लकड़ी की गुलेल, कुछ स्कूल की कॉपियां और पुरानी तस्वीरें। मुझे नहीं पता क्यों, पर आज बचपन के उन दिनों को फिर से जीने का मन कर रहा था। शायद इस गांव की उदासीनता या फिर बीते वर्षों की कसक, लेकिन मैं उन भूली बिसरी चीजों में खुद को तलाश रहा था। तभी मेरी नजर एक पीली पड़ चुकी फोटो पर पड़ी। ये हमारी स्कूल की ग्रुप फोटो थी। एक लंबी कतार में खड़े हम सब बच्चे, कुछ हंसते हुए, कुछ गंभीर चेहरे बनाए, लेकिन मेरी आंखें बीच में खड़े एक लड़के पर टिक गई। उसकी शक्ल धुंधली थी, मानो कोई उसका चेहरा मिटा रहा हो। मैंने अपनी उंगलियों से धूल हटाई, पर फोटो वैसी ही रही। उस लड़के का चेहरा अस्पष्ट, जैसे पानी में घुलता हुआ कोई रंग। ये कौन है? मैंने खुद से पूछा। मुझे याद था कि हम 5 दोस्त थे, मैं, मोहित, सुरेश, आर्यन और नाम जबान पर आते आते रुक गया। कौन था वो 5वां लड़का? मेरी आंखों में अजीब बेचैनी दौड़ गई। मैं फोटो को गौर से देखने लगा। शरीर था पर चेहरा नहीं, नाम था पर जुबान पर नहीं आ रहा था। मैं उठा और कमरे में घूमने लगा। मन में उथल पुथल मची थी। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त का नाम भूल गया हूँ? शायद मोहित को याद हो, मैंने सोचा और फोन उठाया। मोहित गांव के सरकारी स्कूल में टीचर था। मैंने उसे फोन मिलाया। हेलो, उसकी भारी आवाज आई। मोहित, एक बात पूछनी थी। हम बचपन में 5 दोस्त थे, याद है? हाँ, तू, मैं, सुरेश, आर्यन और उसका स्वर धीमा हो गया। और मैंने अधीरता से पूछा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसने हंसकर कहा, अबे 5वां कौन था? मेरे हाथ से फोटो गिर गई। तुझे भी याद नहीं? मेरी आवाज कांप गई। अजीब है यार, लगता है जुबान पर नाम आकर अटक गया है। तुझे याद है? मैंने झूठ बोल दिया। हाँ, याद है, बस तेरा टेस्ट ले रहा था। पर अंदर ही अंदर मेरी घबराहट बढ़ रही थी। फोन कटते ही मैंने सुरेश और आर्यन से भी बात की। दोनों ने वही जवाब दिया। उन्हें भी 5वें दोस्त का नाम याद नहीं था। गांव में किसी को उसका नाम याद नहीं था। मैं घर से बाहर निकला। कोहरा अभी भी फैला हुआ था। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई चीज मेरी आंखों के सामने से धीरे धीरे गायब हो रही हो और मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा। गांव की पुरानी पगडंडी पर चलते हुए मैं सीधे स्कूल के पुराने रिकॉर्ड रूम में पहुंचा। वहां लकड़ी की अलमारियों में बेतरतीब ढंग से रखी गई फाइलें और रजिस्टर धूल से ढके पड़े थे। मैंने 10 साल पुराने स्टूडेंट्स की लिस्ट देखनी शुरू की। मेरा दिल धड़क उठा। नामों की सूची में 5वां नाम नहीं था। कागज पर सफेद खाली जगह थी, जैसे वो नाम कभी वहां लिखा ही नहीं गया था। मेरी आंखें फैल गईं। कोई था, हमें पता है कि कोई था, पर उसका नाम मिट गया था, जैसे वो कभी था ही नहीं। नाम क्यों गायब है? मैंने खुद से पूछा। क्या कोई मजाक कर रहा था या ये मेरी यादों का खेल था? पर फिर मेरे कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंज उठी, सुनाई देने वाली नहीं बल्कि भीतर, मेरे ही दिमाग के अंदर। कभी कभी जो मिट जाता है वो लौट कर नहीं आता। मैंने झटके से पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगने लगा था मैंने कुछ ऐसा छेड़ दिया था जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। सर्द हवा के झोंके ने कमरे के पुराने लकड़ी के दरवाजे को चरचराते हुए हिला दिया। मैं स्कूल के रिकॉर्ड रूम में अकेला खड़ा था। मेरी आंखें उस खाली जगह पर अटकी थीं जहां हमारे 5वें दोस्त का नाम होना चाहिए था। मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे मेरे ही अतीत का एक टुकड़ा मुझसे छीन लिया गया हो। मैंने फाइल पलटकर फिर से पढ़ी। नामों की सूची सीधी थी। हर छात्र का नाम, रोल नंबर, पिता का नाम और जन्मतिथि, मगर वहां एक जगह खाली थी, जैसे कभी कुछ लिखा ही नहीं गया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये सिर्फ मेरी यादों का खेल था या सच में कोई था जो अब नहीं था? मैं स्कूल के बाहर आया। दोपहर ढल रही थी, लेकिन गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। हवा ठंडी थी और दूर कहीं कोई सूखा पत्ता सरसराते हुए जमीन पर गिरा। गांव की पुरानी चौपाल के पास मुझे सुरेश मिला। वो अकेला बैठा बीड़ी सुलगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। अजीब बात है ना, मैंने उससे कहा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। क्या हमारा 5वां दोस्त? हमें उसका नाम क्यों याद नहीं आ रहा? सुरेश ने गहरी सांस ली
और बीड़ी के धुएं को हवा में छोड़ दिया। मुझे नहीं पता, पर जब से तूने फोन किया है मेरे दिमाग में एक अजीब बेचैनी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया है, कोई अधूरी बात जो पूरी होनी चाहिए थी। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया। क्या तुझे उसकी शक्ल याद है? सुरेश ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी भौहें सिकोड़ गईं। यार, कोशिश तो कर रहा हूँ, पर चेहरा धुंधला लग रहा है, जैसे वो कोई परछाई था और अब वो परछाई भी मिट रही है। मुझे अपने हाथों में जकड़न महसूस हुई। यह सिर्फ नाम भूलने की बात नहीं थी, हम उसकी शक्ल भी भूलते जा रहे थे। मैंने ठान लिया कि अब और गहराई में जाना होगा। गांव के सबसे पुराने हिस्से में, जहां कुछ घर खंडहर बन चुके थे, वहां एक पुराना घर था। टूटी हुई ईंटें, दरवाजे पर जंग लगा ताला और दीवारों पर समय की मार के निशान। यही वो जगह थी जहां बचपन में हम खेलते थे। मैं और सुरेश वहां पहुंचे। दरवाजा हल्के धक्के से चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन टूटी खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। याद है हम यहाँ छुपन छुपाई खेलते थे? मैंने धीरे से कहा। सुरेश ने चारों ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, और वह रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे याद आया कि हम पांचों यहाँ खेलते थे, पर जब मैं पांचवा नाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी जुबान अटक रही है, जैसे कोई रोक रहा हो। हम दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। इसे खोलें, मैंने धीरे से कहा। सुरेश ने हामी भरी। हम दोनों ने मिलकर भारी ढक्कन उठाया। अंदर कुछ पुरानी किताबें, लकड़ी की गिल्ली डंडा और कुछ मिट्टी से सनी हुई कागज की चिट्ठियां थीं। मैंने एक चिट्ठी उठाई। उसकी स्याही हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। मुझे मत भूलना, बस इतना ही लिखा था। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। सुरेश ने दूसरी चिट्ठी खोली। उसमें एक नाम लिखा था, लेकिन जैसे ही हमारी आंखें उस पर पड़ी, शब्द धुंधला हो गया। हमने एक दूसरे को देखा। क्या तूने नाम पढ़ा? मैंने घबराते हुए पूछा। सुरेश की आंखें डर से फैली हुई थीं। हाँ, पर अब याद नहीं आ रहा। हम घबराए हुए उस खंडहर से बाहर निकले। गांव की गलियां सुनसान थीं। जब हम चौपाल के पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मैले कुचैले कपड़े, सफेद झाड़ी जैसी दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी थकान। तुम लोग कुछ खोज रहे हो? उसकी आवाज गूंजी। हम दोनों ठिठक गए। आप कौन हैं? मैंने पूछा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। तुम्हारी यादों में जो चीज मिट रही है वो सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, ये गांव उसे भूलने पर मजबूर कर रहा है। सुरेश और मैं अचंभित रह गए। मतलब? मैंने आगे बढ़कर पूछा। बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जो नाम तुम भूल रहे हो वो सिर्फ यादों से नहीं, हकीकत से मिट रहा है, और जब तक तुम उसका नाम याद नहीं करोगे, अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। हमने घबराकर एक दूसरे को देखा। बूढ़ा आदमी कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। जब हमने दोबारा उसकी तरफ देखा, वो जा चुका था, मगर बूढ़े आदमी की आखिरी बात हमारे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। जो नाम तुम भूल रहे हो वो सिर्फ यादों से नहीं, हकीकत से मिट रहा है, और जब तक तुम उसका नाम याद नहीं करोगे, अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। हम दोनों सुनने खड़े थे। ठंडी हवा ने हमारी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। इसका क्या मतलब था? सुरेश ने कांपती आवाज में कहा। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा। मुझे नहीं पता, पर हमें ये पता लगाना होगा कि हमारा पांचवा दोस्त कौन था और उसे सभी क्यों भूलते जा रहे हैं। सुरेश ने इधर उधर देखा, लेकिन बूढ़ा आदमी कहीं नहीं था। वो आया कहां से था और इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? चल, मोहित से मिलते हैं, मैंने कहा। हम गांव के सरकारी स्कूल पहुंचे, जहां मोहित टीचर था। स्कूल लगभग खाली था, सिर्फ कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे। मोहित एक क्लासरूम में अकेला बैठा कुछ लिख रहा था। मोहित, मैंने जोर से पुकारा। वो चौंक कर हमारी ओर देखने लगा। क्या हुआ? उसने माथे पर शिकन डालते हुए पूछा। हमें तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, सुरेश ने कहा। मोहित ने अपनी कुर्सी पीछे खींची और हमारी ओर गंभीरता से देखा। तुझे सच में पांचवा दोस्त याद नहीं आ रहा? मैंने सीधे सवाल दागा। मोहित कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर जितना ज्यादा सोचता हूँ उतना ही धुंधलापन बढ़ता जाता है, जैसे कोई यादों को मिटा रहा हो। मुझे अचानक एक विचार आया। हमारी पुरानी क्लास के रजिस्टर अब भी स्कूल में होंगे? मोहित कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, शायद स्टोर रूम में मिल जाए, मगर वहां कई सालों से सफाई नहीं हुई। हमें देखने दो, मैंने कहा। स्टोर रूम स्कूल की सबसे पुरानी इमारत में था। वहां घुसते ही धूल और सीलन की गंध ने हमें घेर लिया। लकड़ी की पुरानी अलमारियां दीवारों से सटी थीं, जिनमें पुराने रिकॉर्ड्स भरे पड़े थे। हमने ढूंढना शुरू किया,
रजिस्टरों के पीले पन्ने खड़खड़ा रहे थे और हर झटके पर धूल उड़ रही थी। आखिरकार हमें 10 साल पुराने स्टूडेंट्स की सूची मिल गई। मैंने जल्दी जल्दी नाम पढ़ने शुरू किए। रवि शर्मा, मोहित वर्मा, सुरेश तिवारी, आर्यन सिंह। और फिर वहां एक जगह खाली थी। फिर वही खाली जगह। सुरेश फुसफुसाया। मोहित ने भी डरते हुए देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? रिकॉर्ड से नाम कैसे मिट सकता है? मैंने ध्यान से उस खाली जगह को देखा। वहां बहुत हल्का सा धब्बा था, जैसे कभी वहां कुछ लिखा था लेकिन जानबूझकर मिटा दिया गया हो। तभी स्टोर रूम के कोने में किसी के हल्के से हिलने की आवाज आई। हम तीनों ने एक साथ उधर देखा। अंधेरे में किसी की परछाई हिली। हमारी सांसें अटक गईं। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और टॉर्च की रोशनी उस कोने में डाली। वहां धूल भरे फर्श पर किसी के पैरों के निशान थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ पैरों के निशान, और वो भी अजीब थे, मानो किसी ने वहां खड़े खड़े गायब होने से पहले कुछ देर तक हमारा पीछा किया हो। सुरेश ने कांपते हुए कहा, यह जगह सही नहीं लग रही, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन मैं पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। नहीं, मैंने जिद की, यहाँ कुछ छिपा है और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम भी मिट सकते हैं। मोहित और सुरेश ने एक दूसरे की ओर देखा। मैंने एक आखिरी बार उस खाली नाम को देखा और फिर जोर से कहा, जो कोई भी है, अगर तू हमें सुन सकता है तो सामने आ। स्टोर रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और तभी एक धुंधली आवाज उभरी, मुझे भूलना नहीं दोस्तों। स्टोर रूम के घने सन्नाटे में यह आवाज किसी हल्की फुसफुसाहट जैसी थी, मगर इतनी साफ कि हम तीनों के दिल की धड़कन थम गई। मोहित ने घबराकर चारों ओर देखा। तुम दोनों ने भी सुनी? सुरेश का चेहरा पीला पड़ चुका था। हाँ, और ये किसी का भ्रम नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आवाज जानी पहचानी थी, मगर मैं तय नहीं कर पा रहा था कि ये किसकी थी। हम तीनों टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमा रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ पैरों के हल्के निशान, जो अब धीरे धीरे मिटते जा रहे थे, जैसे हवा उन्हें अपने साथ बहा ले जा रही हो। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, मोहित ने कहा, लेकिन मैं वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। अगर कोई हमें पुकार रहा है तो इसका मतलब है कि हमें कुछ याद रखना चाहिए, मैंने जोर देकर कहा। सुरेश ने मेरी ओर देखा, लेकिन हमें याद आ नहीं रहा। हमने कोशिश की, स्कूल रिकॉर्ड चेक किए, पुराना घर देखा, पर नाम जैसे किसी ने जानबूझकर हमारे दिमाग से मिटा दिया हो। तो फिर हमें और गहराई में जाना होगा। मैंने ठान लिया, अगर कोई हमारे अतीत से मिट रहा है तो हमें ये पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मोहित कुछ सोचने लगा, फिर उसने धीरे से कहा, हमारी स्कूल टीचर मिसेस घोष वो अब भी गांव में रहती हैं। अगर किसी को हमारी पुरानी क्लास के बच्चों के बारे में सब कुछ पता होगा तो वो ही होंगी। हम तुरंत मिसेस घोष के घर पहुंचे। वो अब बुजुर्ग हो चुकी थीं, मगर उनकी आंखों में अब भी वही सख्ती थी जो बचपन में हमें डराया करती थी। क्या बात है बच्चों, उन्होंने हमें अंदर बुलाते हुए कहा। हमने हिचकिचाते हुए पूरा मामला बताया। कैसे हमें यकीन था कि हमारे बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम अब हमें याद नहीं आ रहा। कैसे स्कूल रिकॉर्ड से उसका नाम मिट चुका था, और कैसे स्टोर रूम में हमने किसी की आवाज सुनी थी। मिसेस घोष हमें गौर से देखती रहीं। फिर उनकी आंखों में कुछ ऐसा आया जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, डर। उन्होंने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम लोगों को ये सब भूल जाना चाहिए। सुरेश चौंक गया, पर क्यों मैम? अगर कोई सच में हमारे दिमाग से मिटाया जा रहा है तो हमें सच्चाई पता होनी चाहिए। मिसेस घोष ने गहरी सांस ली। उनकी उंगलियां हल्के से कांपी, क्योंकि अगर तुमने उस नाम को याद कर लिया, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। इसका क्या मतलब है? मैंने धीरे से पूछा। मिसेस घोष कुछ देर चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, जो नाम तुम भूल रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग से नहीं मिटाया गया, गांव के हर इंसान की यादों से मिटा दिया गया है, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? मोहित ने अविश्वास से पूछा। मिसेस घोष की आंखों में एक अजीब सा भय था, क्योंकि ये एक दंड है। सुरेश ने सहमते हुए पूछा, किसका दंड? मिसेस घोष ने हमारी ओर देखा और धीरे से कहा, गांव का। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। आप साफ साफ बताइए मैम, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। किसका दंड और किस लिए? मिसेस घोष कुछ देर सोचती रहीं। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले इस गांव में एक लड़का था। वो तुम लोगों के साथ ही बड़ा हुआ, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। क्या? मोहित ने धीरे से पूछा। मिसेस घोष की आवाज कंपाने लगी। उसने गांव के एक सबसे पुराने, सबसे रहस्यमय नियम को तोड़ा।
मैंने घबराकर पूछा, कैसा नियम? मिसेस घोष ने एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, इस गांव में कुछ नाम कभी नहीं लिए जाते। कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। मोहित और सुरेश के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तो अगर हम उसका नाम याद कर लें, मैंने फुसफुसाते हुए पूछा, तो क्या होगा? मिसेस घोष ने हमारी आंखों में झांका, फिर बहुत धीरे से कहा, तुम भी मिट जाओगे। मिसेस घोष की आवाज में कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। ये किसी चेतावनी से ज्यादा एक अटल सत्य था, जैसे कोई ऐसा नियम जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक हमारी धड़कनों से तेज लग रही थी। मोहित ने सूखे गले से कहा, लेकिन हम तो उसका नाम लेना भी नहीं चाह रहे। हमें तो बस इतना समझना है कि वो कौन था और क्यों मिटाया जा रहा है। मिसेस घोष ने एक गहरी सांस ली। उनकी उंगलियां उनकी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ चुकी थीं, जैसे कोई छुपा डर उन्हें जकड़े हुए हो। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह सकती हूँ, उन्होंने धीमी मगर कठोर आवाज में कहा, कि इस गांव में कुछ बातें भुला दी जाती हैं क्योंकि उन्हें याद रखना एक श्राप है। सुरेश ने झुंझलाकर कहा, पर हम तो पहले से इस गांव में रहते हैं, हमें क्यों नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है? मिसेस घोष ने पहली बार हमारी आंखों में देखा और उनका जवाब हमारी हड्डियों तक को ठंडा कर गया। क्योंकि तुम लोग कभी इसके गवाह नहीं बने थे, पर अब तुम बन चुके हो। हम सबके सिर में जैसे एक अजीब सा दर्द हो रहा था। हम बाहर निकलने ही वाले थे कि मिसेस घोष ने हमें फिर से रोका। अगर तुम्हें सच में कुछ जानना ही है, उन्होंने कहा, तो तुम पुरानी हवेली जाओ। वहां कुछ ऐसा है जो शायद तुम्हें जवाब दे सके। लेकिन याद रखना, हर जवाब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमने एक दूसरे की ओर देखा। गांव के उत्तर की ओर सुनसान इलाके में एक टूटी फूटी हवेली थी, जहां बचपन में भी जाने की हिम्मत नहीं होती थी। वहां के बारे में कई कहानियां थीं, कई सुनी सुनाई बातें, कई अफवाहें। शाम होते होते हम गांव की सबसे आखिरी गली से बाहर निकल चुके थे। हवेली तक जाने वाली पगडंडी घनी झाड़ियों से ढकी थी, मानो गांव ने खुद उसे भूलने की कोशिश की हो। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी बात हुई। हम तीनों को ऐसा लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। हल्की सी घुटन महसूस होने लगी। हवेली के दरवाजे का लकड़ी का ढांचा अब भी अपनी जगह था, लेकिन दरवाजा अंदर से टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खोला हो। क्या हम अंदर जाएं? मोहित ने धीमी आवाज में पूछा। अब और कोई रास्ता नहीं बचा, मैंने कहा और पहला कदम अंदर रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। हम अपनी टॉर्च जलाए बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते थे। कमरों की दीवारें काई से ढकी थीं और हर जगह धूल जमी हुई थी। लेकिन एक चीज अजीब थी, कुछ जगहें ऐसी थीं जहां धूल बिल्कुल नहीं थी, जैसे वहां हाल ही में कोई आया हो। यहाँ जरूर कोई आता है, सुरेश ने फुसफुसाते हुए कहा। हम धीरे धीरे हवेली के सबसे पिछले कमरे की ओर बढ़े। मिसेस घोष ने कहा था कि जवाब वहां मिलेगा। कमरे का दरवाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला था। मैंने धीरे से उसे धक्का दिया और तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और टॉर्च की रोशनी सामने की दीवार पर पड़ी। हमारे दिल एक साथ धड़क उठे। दीवार पर सफेद चूने की तह में किसी ने नाखूनों से गहरे खरोंच कर कुछ लिखा था, मुझे भूलना मत दोस्तों। और ठीक नीचे उसी धूल भरी जमीन पर एक फीकी परछाई मौजूद थी, ऐसी परछाई जो वहां किसी के खड़े रहने से बनती, मगर वहां कोई नहीं था। हम तीनों बुत बने दीवार पर लिखे उन शब्दों को देख रहे थे, मुझे भूलना मत दोस्तों। हवा ठंडी पड़ने लगी थी, टॉर्च की रोशनी हल्की कांप रही थी और कमरे में फैली धूल धीरे धीरे हमारे फेफड़ों में भर रही थी। लेकिन हमारी आंखें उस परछाई पर टिकी थीं जो जमीन पर थी, मगर वहां कोई खड़ा नहीं था। ये कैसे हो सकता है? सुरेश की आवाज लड़खड़ा रही थी। मोहित ने धीरे से कहा, यहाँ कोई था या शायद अब भी है। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। हम एक ऐसे रहस्य के सामने खड़े थे जो हमारी समझ से बाहर था। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कमरे में आगे बढ़ा। जब मैंने टॉर्च की रोशनी दीवार के बाकी हिस्सों पर घुमाई तो वहां कुछ और खरोंचों के निशान दिखे। किसी ने नाखूनों से वहां कुछ लिखने की कोशिश की थी, मगर शब्द अधूरे थे। यहाँ कुछ और लिखा था, मैंने कहा, लेकिन जैसे जैसे हम भूल रहे हैं वैसे वैसे ये भी मिट रहा है। मतलब? मोहित ने पूछा। मतलब ये कि कोई हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, मैंने कहा, मगर कोई दूसरी ताकत उसे मिटा रही है। सुरेश ने अपना मोबाइल निकाला और एक तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया स्क्रीन धुंधली हो गई। हमारी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यहाँ कुछ गड़बड़ है, मोहित ने धीरे से कहा। तभी कमरे में कुछ हल्की सी हलचल हुई, जैसे कोई हमारे पीछे से गुजरा हो। मोहित ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। तुम लोगों ने कुछ सुना? मैं कुछ कहने ही वाला था कि सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वो देखो। हमने जमीन पर देखा।
धूल भरी फर्श पर हमारे पैरों के अलावा और भी किसी के पैरों के निशान बन रहे थे हमारी ओर बढ़ते हुए, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे गले से एक शब्द भी नहीं निकला। हमारी आंखों के सामने ही उन अनदेखे कदमों के निशान हमारी ओर बढ़ रहे थे। फिर निशान वहीं रुक गए। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। और फिर, तुम लोग यहाँ क्यों आए? हमारे ठीक पीछे से एक धीमी मगर कर्कश आवाज आई। हम तीनों ने घबराकर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सुरेश ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। मोहित ने कंपाती आवाज में कहा, तुम कौन हो? तभी दीवार पर खरोंचों के निशान अचानक खुद ब खुद बनने लगे। हमारी आंखों के सामने एक नया शब्द उभर रहा था, फिर जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। ये नाम है, मैंने कहा, लेकिन कोई इसे मिटा रहा है। मोहित ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम हमें कुछ बताना चाहते हो तो पूरा नाम लिखो। दीवार पर कुछ और खरोंचें बनी, लेकिन वो भी तुरंत धुंधली हो गईं, जैसे कोई जबरदस्ती हमारी यादों को मिटा रहा हो। तभी हवेली के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम तीनों का ध्यान अब हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर था। वो अब भी थोड़ा सा खुला था, लेकिन किसी ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया था कि वो दीवार से टकराकर लड़खड़ा गया था। कोई अंदर आ रहा था, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो एक जानी पहचानी आवाज, मगर इतनी धुंधली कि मैं पहचान नहीं पा रहा था। फिर तभी सब कुछ थम गया। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। हवेली फिर से पूरी तरह शांत हो गई, लेकिन हम जानते थे कि हम अकेले नहीं थे। मोहित ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने सहमते हुए कहा, लेकिन अगर हम चले गए तो क्या हमें कुछ भी याद रहेगा? सुरेश ने मेरी ओर देखा, फिर उसने दीवार पर अधूरे शब्द को देखा। हम नाम जानने के करीब हैं। उसने कहा, अगर हम अभी भाग गए तो शायद दोबारा कभी याद ना आ सके। मोहित ने घड़ी देखी, रात होने वाली है। अगर हमें यहाँ रुकना है तो हमें तैयार रहना होगा। मैंने दीवार पर अपनी उंगलियां फिराईं, फिर बहुत धीमे से कहा, जो भी हो अब हमें रुकना ही होगा। हवेली के अंदर अंधेरा घना हो चुका था। हमारी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर अजीब अजीब आकार बना रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। हमें यहाँ रुकना होगा। मेरे ये कहने के बाद तीनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मोहित ने धीरे से कहा, अगर यहाँ रुकना ही है तो हमें इस हवेली के बाकी हिस्सों को भी देखना चाहिए। शायद हमें कोई और सुराग मिल जाए। सुरेश हिचकिचाया, लेकिन अगर कुछ और मिला जो हमें नहीं देखना चाहिए? मैंने उसकी ओर देखा तो शायद हमें वही देखना चाहिए। हमने टॉर्च संभाली और हवेली के अंदर और गहराई में जाने लगे। पुरानी हवेली अंदर से बड़ी थी। लंबा गलियारा था जिसकी दीवारें टूटी फूटी थीं और कई जगहों पर नमी से सड़ चुकी थीं। छत से लटकते जाले इस बात के सबूत थे कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया। लेकिन एक चीज अजीब थी, दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो, लेकिन फिर मिटा दिया गया हो। मोहित ने एक जगह हाथ फेरा, ये सब उसी की लिखाई है ना? मैंने सिर हिलाया। जो भी हमें भुलाने की कोशिश कर रहा है वो ये भी नहीं चाहता कि हम उसका नाम देखें। तभी सुरेश ठिठक गया, रुको। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। तुम्हें आवाज सुनाई दी? हम सब चुप हो गए और तभी हवा में किसी के पैरों की धीमी आवाज आने लगी, लेकिन यह कोई आम कदमों की आहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा हो। हमारी टॉर्च की रोशनी हिलने लगी और अचानक गलियारे के आखिर में कुछ हलचल हुई। मोहित ने धीरे से पूछा, वो क्या था? मैंने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक धड़ाम, गलियारे का एक दरवाजा जोर से खुद ब खुद खुल गया। हमारे दिल बुरी तरह धड़क रहे थे, लेकिन हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आगे बढ़े। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही हमने टॉर्च डाली हमें अंदर कुछ ऐसा दिखा जिससे हमारे कदम जड़ हो गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और मेज के ऊपर एक पुरानी धूल से ढकी हुई डायरी। हमने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर मैंने धीरे से वो डायरी उठाई। मोहित ने हल्की आवाज में कहा, क्या इसमें कुछ लिखा है? मैंने धीरे धीरे पहले पन्ने को पलटा। पहला पन्ना कोरा था, दूसरा पन्ना भी, लेकिन तीसरे पन्ने पर कुछ लिखा था। मुझे याद रखना दोस्तों, अगर मेरा नाम मिट गया तो मैं भी मिट जाऊंगा। सुरेश ने ठंडी सांस ली। मतलब ये डायरी उसी की है? मोहित ने एक और पन्ना पलटा और वहां एक नाम लिखा था, लेकिन वो नाम अधूरा था और उस नाम की स्याही इतनी धुंधली हो चुकी थी कि उसे पढ़ना नामुमकिन था। मैंने धीमी आवाज में दोहराया, क्या ये किसी का नाम हो सकता है? तभी अचानक कमरे की हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। हमें लगा
जैसे कोई बहुत तेजी से हमारे पास से गुजरा हो। और फिर डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे, एक के बाद एक, इतनी तेजी से कि हमें कुछ भी समझने का समय नहीं मिला। जब पन्ने रुक गए तो आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, भागो। और तभी हवेली के बाहर जो चीख गूंजी थी वो इतनी खौफनाक थी कि हमारी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मोहित ने कांपती आवाज में कहा, ये किसकी आवाज थी? सुरेश ने झटके से दरवाजे की ओर देखा। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन मैंने अपने अंदर अजीब सी जिद महसूस की। अगर हम अभी भाग गए तो शायद ये रहस्य कभी हल नहीं होगा। मैंने धीमी आवाज में कहा, हम बाहर जाकर देखते हैं। मोहित और सुरेश मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में डर था लेकिन जिज्ञासा भी। हम तीनों तेजी से हवेली के दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे से टकराया। लेकिन बाहर का नजारा वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा था। हवेली के चारों ओर का गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। हम जिस गांव को जानते थे वह कहीं नहीं था। सामने सिर्फ एक घना अंधेरा जंगल फैला था। मोहित ने घबराकर कहा, यह क्या मजाक है? सुरेश ने थूक गटका, हम तो गांव के बीच में थे, फिर ये जंगल कहां से आ गया? मैंने धीरे से कहा, कुछ हमें यहाँ फंसाए रखना चाहता है। हमने हिम्मत करके हवेली के बाहर कदम रखा। ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी लकड़ी और गीली मिट्टी की। तभी झाड़ियों में कुछ सरकने की आवाज आई। हम तीनों वहीं जम गए। कौन है वहां? मोहित ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन कुछ था, कुछ जो हमें देख रहा था। हमने टॉर्च की रोशनी झाड़ियों की ओर डाली। वहां कोई नहीं था, लेकिन घास पर एक अजीब चीज थी। किसी ने जमीन पर लकड़ी से कुछ लिखा था। हम झुककर देखने लगे। वहां सिर्फ एक शब्द लिखा था, नाम जो जंजीर बन चुका था। सुरेश ने धीरे से कहा, मतलब ये सब नाम से जुड़ा हुआ है। मैंने फुसफुसाकर कहा, जिसे हम भूल रहे हैं वो हमें बुला रहा है, लेकिन कोई उसकी याद को मिटा देना चाहता है। मोहित ने गहरी सांस ली। हमें अब क्या करना चाहिए? मैंने आसपास देखा। हवेली के पीछे एक पगडंडी थी जो जंगल में आगे बढ़ रही थी। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर हमें यह रहस्य सुलझाना था तो हमें उस पगडंडी पर जाना ही था, लेकिन हमें अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। हवेली पीछे छूट चुकी थी और सामने वो पगडंडी थी जो अंधेरे जंगल में गुम हो रही थी। क्या हमारा इस रास्ते पर जाना सही होगा? मोहित ने हिचकिचाते हुए पूछा। सुरेश ने गहरी सांस ली। अगर ये सब किसी नाम को मिटाने के बारे में है तो शायद जवाब हमें इसी जंगल में मिलेगा। मेरे अंदर भी अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि हमारी यादों का एक हिस्सा इस जंगल में कहीं दफन था। हम तीनों धीरे धीरे उस पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे। जंगल के अंदर घुसते ही अंधेरा और गहरा हो गया। हवा में अजीब सी घुटन थी। चारों तरफ घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं एक दूसरे में इतनी उलझी थीं कि ऊपर का आसमान मुश्किल से दिख रहा था। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। इतनी खामोशी थी कि हमारे कदमों की आहट भी डरावनी लग रही थी। ये जगह सही नहीं लग रही, मोहित ने धीरे से कहा। मैंने भी महसूस किया कि जंगल में कुछ अजीब था। यहाँ कोई जानवरों की आवाज नहीं थी, न कोई झींगुर, न कोई उल्लू, न हवा की सरसराहट, बस एक अजीब सा सन्नाटा। तभी मेरे पैर किसी चीज से टकराए। मैंने नीचे देखा। जमीन पर एक पुराना पत्थर पड़ा था जिस पर कुछ लिखा था, भूले हुए नामों की कब्र। सुरेश झुककर पत्थर को देखने लगा। ये किसी की कब्र जैसा लग रहा है। हमने टॉर्च की रोशनी डाली। पत्थर पर धुंधले अक्षर खुदे थे जैसे बहुत पुरानी लिपि हो, लेकिन हम उसमें सिर्फ एक ही चीज साफ साफ पढ़ पाए, यहाँ वे दफन है जिनके नाम भुला दिए गए। मोहित के मुंह से हल्की चीख निकल गई। क्या इसका मतलब है कि जिनके नाम मिट जाते हैं वे इस जंगल में दफना दिए जाते हैं? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तो क्या हमारा दोस्त? तभी पेड़ों के बीच हलचल हुई। हम सबने उधर देखा। कोई था वहां, कोई जो हमारी ही तरह इंसान लग रहा था, लेकिन उसके हाव भाव सामान्य नहीं थे। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा एक आदमी जिसने गहरे फटे पुराने कपड़े पहने थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे उनमें कुछ बचा ही न हो। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ा। मोहित ने डरकर कहा, ये कौन है? सुरेश ने पीछे हटते हुए कहा, लगता है ये भी उन्हीं में से एक है जो भुला दिए गए। वो आदमी और करीब आ गया। अब हम उसकी फुसफुसाहट सुन सकते थे। और फिर अचानक उसकी उंगलियां हवा में मुड़ी और हवाओं में हलचल होने लगी। हवा में चारों ओर असंख्य नाम गूंजने लगे, अजनबी नाम, भूले बिसरे नाम। लेकिन उनमें से एक नाम मुझे बेहद जाना पहचाना लगा। वही नाम जिसे मैं याद करने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन जैसे ही मैंने उसे जोर से बोलने की कोशिश की, मेरे सिर में तेज दर्द हुआ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। और फिर सब कुछ काला पड़ गया और जब मेरी आंखें खुली तो चारों ओर अंधेरा था। सर भारी लग रहा था और शरीर में इतनी कमजोरी थी कि हिलने की भी ताकत नहीं थी। धीरे धीरे यादें लौटने लगीं, जंगल, कब्र जैसी जगह, वो सफेद आंखों वाला आदमी और वो नाम जो मैंने बोलने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो नाम फिर से मेरी जबान पर नहीं आ रहा था। मैं कहाँ था? मैंने अपने आसपास देखा, मैं जंगल में नहीं था। ये एक अजीब सी जगह थी, चारों तरफ धुंध थी और जमीन पर काली रेत फैली हुई थी। ये जगह किसी और ही दुनिया की लग रही थी। तभी मेरे कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से पलटकर देखा, पीछे एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी शक्ल किसी आदमी जैसी थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो करीब आई और मेरी ओर झुकी। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। फिर उसने बहुत धीरे से पूछा, क्या तुमने मेरा नाम भुला दिया? मुझे अंदर तक झटका लगा। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी जुबान लड़खड़ा गई। परछाई ने एक गहरी सांस ली। फिर वो फुसफुसाई, जो नाम भूल जाते हैं वे भी खो जाते हैं। और तभी जमीन की काली रेत मेरे पैरों से ऊपर चढ़ने लगी। सुरेश और मोहित कहाँ हैं? मुझे अचानक याद आया, सुरेश और मोहित, वे कहाँ थे? क्या वे भी इस जगह फंस गए थे? मैंने जोर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन दूर कहीं घने कोहरे के पार मुझे दो परछाइयां दिखीं। वो हिल नहीं रही थीं। ऐसा लगा जैसे वे किसी अदृश्य जाल में जकड़ी हुई थीं। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब सच था या किसी सपने जैसा। लेकिन एक बात साफ थी, अगर मैं इस जगह ज्यादा देर रहा तो मैं भी इन्हीं भुलाए गए लोगों की तरह हमेशा के लिए खो जाऊंगा। मैंने जमीन की रेत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे धीरे धीरे नीचे खींच रही थी। तभी अचानक धुंध के बीच से एक और परछाई उभरी, लेकिन ये परछाई बाकी से अलग थी। यह एक आदमी की थी, एक लंबा आदमी जिसने काले कपड़े पहने थे और हाथ में एक पुरानी किताब पकड़ी थी। वो मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में कोई सफेदी नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा। उसने बहुत धीरे से कहा, तुम अपना नाम बचाना चाहते हो? मैं कुछ नहीं समझ पाया। उसने आगे कहा, नाम यहाँ की सबसे कीमती चीज है। अगर तुम इस जगह से बचना चाहते हो तो तुम्हें एक और नाम छोड़ना होगा। मुझे ठंडी हवा में झुरझुरी महसूस हुई। क्या मतलब? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वह आदमी मुस्कराया। उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी, जैसे उसने न जाने कितने नामों पर कब्जा किया हो। फिर उसने कहा, अगर तुम किसी और का नाम छोड़ दोगे तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर कोई तुम्हारा नाम भूल गया। वो झुका और मेरे कान में फुसफुसाया, तो तुम भी हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। अब क्या होगा? मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या इसका मतलब था कि अगर मैं किसी और को भुला दूं तो मैं यहाँ से बच सकता हूँ? क्या मुझे अपने दोस्त का नाम छोड़ना होगा या फिर कोई और रास्ता था? परछाइयां मुझे घेर रही थीं। काली रेत मेरे घुटनों तक पहुंच चुकी थी। मुझे जल्दी फैसला करना था। काली रेत अब मेरी कमर तक पहुंच चुकी थी। मैं जितना ज्यादा छूटने की कोशिश करता उतना ही गहराई में धंसता चला जा रहा था। सामने वो लंबा आदमी अपनी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था, जैसे किसी सौदे का हिसाब लगा रहा हो। तो क्या सोच लिया? उसने ठंडी आवाज में पूछा। क्या मैं सच में बच सकता हूँ? मैंने हाफते हुए कहा। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। लेकिन शर्त वही है, तुम्हें किसी का नाम छोड़ना होगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझ आ गया कि ये आदमी नामों का व्यापारी था। वो उन्हीं नामों को निगलता था जिन्हें लोग भूल जाते थे। लेकिन अगर मैंने किसी का नाम छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। परछाइयां जो मेरा नाम ले रही थीं, मेरे चारों ओर काली परछाइयां अब और करीब आ रही थीं। वे फुसफुसा रही थीं। मुझे अचानक महसूस हुआ कि वे मेरा नाम भी छीनने की कोशिश कर रही थीं। अगर मैंने अभी फैसला नहीं किया तो शायद मेरा नाम भी मिट जाएगा। क्या मैं मोहित या सुरेश का नाम छोड़ दूं? मैंने दूर धुंध में देखा। मोहित और सुरेश अब भी वहां खड़े थे, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले। क्या मुझे उनमें से किसी का नाम छोड़ना होगा? मेरे दिमाग में हलचल मच गई। अगर मैंने उनका नाम छोड़ दिया तो क्या वे भी इस अजीब दुनिया में खो जाएंगे? या फिर क्या कोई और तरीका था? वो नाम जिसे मैं भूल गया था। तभी मेरे अंदर कहीं गहरी यादें जागी। वही नाम जो मैं भूल चुका था, वही दोस्त जिसे पूरा गांव भूल चुका था, वही जो शायद इस जगह में ही कैद था। मेरे जहन में एक झटके में सब कुछ साफ हो गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं उसका नाम याद रखना चाहता हूँ। नामों के व्यापारी की मुस्कान गायब हो गई। क्या कहा? उसकी आवाज अब सख्त हो गई थी।
मैं किसी का नाम नहीं छोड़ूंगा, मैंने जोर देकर कहा, बल्कि मैं वो नाम याद करूंगा जिसे मुझसे छीना गया। अचानक हर चीज हिलने लगी, काली रेत पीछे हटने लगी, परछाइयां चीखने लगी और मेरी यादों में एक नाम धीरे धीरे साफ होने लगा। अखिलेश। हाँ, यही नाम था, मेरा बचपन का दोस्त अखिलेश, जो अब कहीं नहीं था। मुझे उसकी शक्ल याद आने लगी, उसकी हंसी, वो बचपन की बातें, वो स्कूल के रास्ते पर साथ जाना। और जैसे जैसे मैंने उसकी पूरी तस्वीर अपने दिमाग में बनाने की कोशिश की, कुछ और भयानक हुआ। सामने खड़ा नामों का व्यापारी जमीन में धंसने लगा। उसकी आंखों से गहरी काली धुएं की लपटें निकलने लगीं। नहीं, तुम उसे याद नहीं कर सकते, उसने गुस्से में चीखते हुए कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने एक आखिरी बार जोर से कहा, अखिलेश, अगर तुम यहाँ हो तो जवाब दो। और तभी धुंध के पार कोई हलचल हुई। कहीं से एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, मैं यहाँ हूँ दोस्त, नाम जिसने अंधेरा तोड़ दिया। अचानक तेज हवा चली, चारों तरफ काली रेत उड़ने लगी। नामों का व्यापारी अब मिटने लगा था। मोहित और सुरेश भी धीरे धीरे होश में आने लगे और सामने धुंध के बीच एक परछाई दिखाई दी। धुंध के पार वो परछाई अब धीरे धीरे साफ हो रही थी। मैंने अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की। सामने कोई खड़ा था, अखिलेश, वही दोस्त जिसे मैं भूल चुका था, वही जिसे पूरा गांव भुला चुका था। लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा मैंने याद किया था। उसकी आंखें सूखी और गहरी थीं, जैसे बरसों से नींद नहीं ली हो। चेहरे पर हल्की दरारें थीं, जैसे कोई पुरानी तस्वीर फटने लगी हो। और उसकी मुस्कान, वह अजीब थी। तुम मुझे याद कर पाए? अखिलेश ने धीमी आवाज में पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम कहाँ थे? उसने मेरी ओर देखा, फिर हल्की आवाज में बोला, मैं यहीं था, इसी अंधेरे में इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे याद करे। मुझे ठंड महसूस होने लगी। क्या वह सच में अखिलेश था, या ये भी इसी अजीब दुनिया का हिस्सा था? नामों का व्यापारी मिटने लगा। पीछे खड़ा नामों का व्यापारी अब पूरी तरह काली रेत में धंस चुका था। उसकी किताब भी राख में बदल रही थी। उसने मुझ पर एक नजर डाली और गुस्से से कहा, तुमने संतुलन बिगाड़ दिया। फिर एक आखिरी चीख के साथ वो पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अखिलेश अब भी वहीं खड़ा था और उसकी मुस्कान धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। क्या अखिलेश वही था? मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मोहित और सुरेश अब पूरी तरह होश में आ चुके थे। उन्होंने अखिलेश को देखा और चौंक गए। तुम कौन हो? मोहित ने कांपते हुए पूछा। अखिलेश ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से हंसा। तुम मुझे भूल चुके थे, है ना? मोहित और सुरेश की आंखों में उलझन थी। अखिलेश, मैंने धीरे से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसकी आंखें चमकने लगीं। तुमने मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाला। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। मुझे अब सब समझ आ गया था। अजय इस जगह का हिस्सा बन चुका था। वो बस नामों के व्यापारी का कैदी नहीं था, वो खुद इस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। अखिलेश ने कहा, जो एक बार भुला दिया जाता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं भूलूंगा, मैंने जोर से कहा। तभी अचानक पूरा अंधेरा हिलने लगा। हर तरफ से आवाजें आने लगी, लेकिन इस बार वे चिल्ला रही थीं। मेरे दिमाग में एक आखिरी ख्याल आया, अगर नाम ही इस दुनिया की ताकत थी तो शायद। मैंने झट से अखिलेश का हाथ पकड़ लिया। अखिलेश, मुझे देखो, मैंने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैंने पूरा जोर लगाकर उसका नाम दोहराया और फिर अंधेरा टूटने लगा। पूरा जंगल कांपने लगा। चारों ओर काली रेत उड़ने लगी। धुंध में दरारें पड़ गईं और पहली बार मुझे वहां एक रोशनी दिखी, तेज सफेद रोशनी। अखिलेश ने मेरी आंखों में देखा। उसकी मुस्कान अचानक बदल गई। अब उसमें गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द था। उसकी आवाज टूटी हुई थी। तुम सच में मुझे याद रखोगे? हाँ। अखिलेश ने एक गहरी सांस ली। फिर उसकी आंखों से 2 आंसू निकले और जैसे ही वे आंसू जमीन पर गिरे, पूरा अंधेरा बिखर गया। चारों तरफ तेज सफेद रोशनी फैल गई। चारों ओर अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई पुरानी याद गहरी नींद से जाग रही हो। जब मैंने आंखें खोली तो मैं गांव में था। क्या मैं वापस आ गया? चारों तरफ सब कुछ वैसा ही था, वही घर, वही गलियां, वही मंदिर की घंटी की हल्की आवाज। लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहित और सुरेश मेरे पास खड़े थे। उनकी सांसें तेज थीं, जैसे वे भी अभी अभी किसी गहरी नींद से जागे हों। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। क्या हम वापस आ गए? मोहित ने हकलाते हुए पूछा।
मैंने चारों ओर देखा, सब कुछ वैसा ही लग रहा था, लेकिन अजय कहाँ था? क्या अजय फिर खो गया? मेरा दिल धड़क उठा। अखिलेश, मैंने पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। क्या वो फिर से मिट गया था? मैंने जोर से फिर पुकारा, अखिलेश, तुम कहाँ हो? तभी मंदिर के पास से एक हल्की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने गांव के चौक पर अखिलेश खड़ा था। साधारण सफेद कुर्ता, हल्की मुस्कान और वही पुरानी दोस्ती भरी आंखें। मेरा दिल धड़क उठा। अखिलेश, मैं चिल्लाया और उसकी ओर दौड़ा। इस बार वो हवा में घुल नहीं रहा था, वो सच में वहीं था। मैंने उसे जोर से गले लगाया। मोहित और सुरेश भी भागकर उसके पास आए। तू वापस आ गया, मोहित ने कांपती आवाज में कहा। अखिलेश हल्के से मुस्कुराया, हाँ, अब कोई मुझे नहीं भूलेगा। नामों का व्यापारी मिट गया। पीछे देखने पर हमने देखा कि काली रेत पूरी तरह गायब हो चुकी थी। नामों का व्यापारी कहीं नहीं था। उसकी किताब राख में बदल चुकी थी। अब किसी को भी मिटाया नहीं जा सकता था। गांव में आया बदलाव। अचानक मंदिर की घंटी जोर से बजी। गांव के लोग एक एक कर बाहर आने लगे। वे हमें देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर उलझन थी। मैंने चारों तरफ देखा, फिर मैंने एक आखिरी बार हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या कोई अखिलेश को जानता है? मुझे डर था कि जवाब वही होगा, कोई भी उसका नाम नहीं ले पाएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। गांव के बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। एक आदमी ने सिर हिलाया, फिर एक और औरत ने कहा, हाँ, अखिलेश वो तुम्हारा दोस्त था ना? मैं स्तब्ध रह गया। गांव को उसका नाम याद आ गया था। अखिलेश अब हमारे साथ था, वो खोया नहीं था। अनुरोध है, वो अब हमेशा हमारे साथ रहेगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा। सूरज की रोशनी चमक रही थी। अब किसी का नाम कभी नहीं मिटेगा। जब सब कुछ शांत हो गया और गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा, तो मेरे मन में एक सवाल अब भी बाकी था। आखिर नामों का सौदागर था कौन? वो कौन था जो लोगों के नाम चुराता था? वो ऐसा क्यों कर रहा था? और उसने अखिलेश को क्यों मिटा दिया था? मैंने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित शिवानंद जी के पास जाने का फैसला किया। जब मैंने उनसे नामों के सौदागर के बारे में पूछा तो वे चौंक गए। उनकी आंखों में भय झलक उठा। फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। ये कहानी बहुत पुरानी है बेटा। ये उस जमाने की बात है जब इस गांव का नाम भी कुछ और हुआ करता था। इस गांव का नाम बदला गया था? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, पंडित जी बोले, और इसकी वजह था वो आदमी जिसे आज तुम नामों का सौदागर कहते हो। बहुत साल पहले इस गांव में एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति रहता था, पंडित दयाराम। वह संस्कृत और ज्योतिष का महान विद्वान था। उसकी बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन उसे अपनी विद्या पर घमंड था। वो मानता था कि नाम ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उसका मानना था कि अगर किसी का नाम मिटा दिया जाए तो वह दुनिया से भी मिट सकता है। अपनी इस धारणा को सिद्ध करने के लिए उसने एक खतरनाक अनुष्ठान किया। वो गांव के कुछ लोगों के नाम अपनी एक रहस्यमयी किताब में लिखने लगा, और जब भी वो नाम मिटाता वो इंसान भी दुनिया से गायब हो जाता। धीरे धीरे गांव के कई लोग लापता होने लगे। लोग डरने लगे। जब गांव वालों को पता चला कि ये सब पंडित दयाराम की वजह से हो रहा है, तो उन्होंने उसे गांव से निकालने का फैसला किया। लेकिन उसे मारना आसान नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही अपने नाम को अपनी किताब में छुपा दिया था। अब कोई भी उसका नाम याद नहीं रख सकता था। वह अमर हो चुका था। गांव के ऋषियों ने मिलकर उसे श्राप दिया, तू अब हमेशा नामों के बीच भटकेगा। तू सिर्फ उन्हीं का नाम मिटा पाएगा जिन्हें कोई याद करना बंद कर देगा, लेकिन तेरा खुद का नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। और उसी दिन से वह इस नामों के खेल में फंस गया। लेकिन आज हमने उसका जादू तोड़ दिया। जब मैंने अखिलेश का नाम बार बार पुकारा तो उस संतुलन को तोड़ दिया जिससे सौदागर अपनी शक्ति प्राप्त करता था। अब वो पूरी तरह मिट चुका था, हमेशा के लिए। अब कोई नाम नहीं मिटेगा। अखिलेश अब हमारे साथ था। गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया था। अब कोई नाम नहीं मिटेगा, कोई किसी को नहीं भूलेगा। और नामों का सौदागर वो सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। तो दोस्तों, ये थी गायब होते नाम की कहानी। एक ऐसा रहस्य जिसने ये साबित कर दिया कि नाम सिर्फ शब्द नहीं होते, वे हमारी पहचान, हमारा वजूद होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ होता तो आप क्या करते। मैं फिर मिलूंगा एक और डरावनी रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना नाम याद रखना, क्योंकि कौन जानता है अगली बार नामों का सौदागर किसे निशाना बनाए।